यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की। हमारे टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो होती है ना, वो बेसिकली कंपनी में बनाई जाती है। कोई भी कंपनी होती है वो अपने प्रॉफिट को, लॉस को मेजर करने के लिए कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ है एक साल में, उसमें से कितना लॉस हुआ है ना, फिर नेट प्रॉफिट कितना हुआ, ये सब समझने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। जब हम रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे एनर्जी के टर्म्स में कैलकुलेशन करेंगे कि भाई एनर्जी के टर्म्स में जब रेस्पिरेशन होता है तो एक ग्लूकोज से हमें कितने एटीपी, कितने NADH2 मिलते हैं, कितने लगते हैं, कितने हमें लगाने पड़ते हैं, फिर उनको माइनस करके नेट प्रोडक्शन या नेट एनर्जी कैलकुलेशन कितना आएगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में हम क्या समझने वाले हैं? टोटल एटीपी नेट प्रोडक्शन जितना फाइनली हमको मिलेगा, कुछ प्रोड्यूस होगा, कुछ लग जाएगा, इन दोनों को माइनस करके जो बच जाएगा, जितना बचेगा वही हमको फाइनली मिलता है नेट प्रोडक्शन। तो वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। इसके लिए हम क्योंकि क्वांटिफिकेशन करना है तो हमें मॉलिक्यूल फिक्स करना पड़ेगा। जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है वो हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेकर के चल रहे हैं। हम क्या लेकर के चल रहे हैं बेटा? एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रेस्पिरेशन के अंदर एंटर करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, तो 3 स्टेप में पाथवे चलता है। पहला होता है उसका ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस के बाद में होता है लिंक रिएक्शन या फिर गेटवे रिएक्शन। फिर उसके बाद में चलता है क्रैब्स साइकिल। अब इन तीनों में जो प्रोडक्शन होने वाला है वो समझते हैं। भाई हमें तो एनर्जी कैलकुलेशन से प्रोडक्शन का मतलब है। 3 तरह की एनर्जी प्रोड्यूस होती हैं जिसको बोलते हैं NADH2, FADH2 और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ATP। भाई कुछ ऐसा ATP भी होता है जो सिंगल रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, जिसको बोलते हैं हम सबस्ट्रेट लेवल। बाकी जो NADH2 और FADH2 से ATP बनेगा वो तो केमी ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू बनेगा। पर कुछ सबस्ट्रेट लेवल ATP भी बना था, वो भी हमने समझा था। अब यहाँ पे हमें समझना है भाई कि टोटल नेट गेन कितना है। सिर्फ नेट गेन देखेंगे, ठीक है। जब एक ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म करता है तो कितने NADH2 बनते हैं? 2 NADH2। FADH2 कितने बने थे भाई? 0। FADH2 बना ही नहीं था, किसी स्टेप में FADH2 नहीं बना था। ATP जो बना था वो 4 ATP बना था और 2 यूज हो गया था, तो नेट कितना होगा? 2। तो लिखना हमें 2 ही है। तो सबस्ट्रेट लेवल ATP जो बन रहा है वो है हमारे पास में 2। फिर आते हैं लिंक रिएक्शन पे। लिंक रिएक्शन में एक ग्लूकोज के लिए कितनी बार लिंक रिएक्शन चलती है? 2 बार, क्योंकि 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल बनते हैं एक ग्लूकोज से, तो लिंक रिएक्शन सब कुछ डबल करना है। लिंक रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस हुआ था? एक लिंक रिएक्शन जब एक बार चलती है तो एक NADH2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, लेकिन ग्लूकोज के लिए वो 2 बार चलेगी। तो कितने NADH2 प्रोड्यूस होंगे? 2। FADH2 कितने प्रोड्यूस होते हैं लिंक रिएक्शन में? 0। और ATP सबस्ट्रेट लेवल वो भी 0, वो भी प्रोड्यूस नहीं होते। फिर आते हैं क्रैब साइकिल में। अब क्रैब साइकिल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। क्रैब साइकिल में काफ़ी सारा NADH2, FADH2 और ATP तीनों चीज़ बन रही होती है। क्रैब साइकिल एक ग्लूकोज के लिए 2 बार चलती है, क्योंकि एक ग्लूकोज के लिए लिंक रिएक्शन भी 2 बार चलेगी, 2 एसिटाइल को एंजाइम में बनेंगे, तो क्रैब साइकिल भी 2 बार ही हमारी ऑपरेट होने वाली है। अब क्रैब साइकिल के अंदर में प्रोडक्शन तो आपको मालूम ही है। एक बार जब क्रैब साइकिल चलती है तो 3 NADH2 बनते हैं, तो जब 2 बार चलेगी तो 6 NADH2 बनेंगे। एक बार जब क्रैब साइकिल चलती है तो 1 FADH2 बनता है, लेकिन 2 बार जब चलेगी तो 2 FADH2 बनेगा। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एक क्रैब साइकिल में 1 बार होता है। एक बार GTP या ATP बन रहा था, वो हमने समझा था, लेकिन 2 बार चलेगी तो 2 ATP या फिर GTP बनने वाले। अब यहाँ पे देखो ATP कैलकुलेशन। अब सब चीज़ें हमें ATP की फॉर्म में कैलकुलेट करनी है। भाई हमें तो हर चीज़ ATP की फॉर्म में चाहिए ना। हाँ, पहले तो सबस्ट्रेट लेवल जो ATP बना है ये तो डायरेक्ट ऐसे का ऐसा ही आएगा, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। 4 ATP तो हमको एज इट इज मिल गए। अब देखते हैं टोटल FADH2 कितने बने। टोटल FADH2 बने हैं हमारे पास में 2।
टोटल FADH2 कितने बने? 2। अच्छा, टोटल NADH2 कितने बने? 6, 7, 8, 9, 10, 10। ठीक है, ये टोटल क्या है? NADH2 और ये टोटल FADH2। अच्छा, आपको ये भी मालूम है, जब हमने केमियोस्मोसिस पढ़ाया था, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि एक NADH2 3 ATP का प्रोडक्शन करता है और एक FADH2 जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करता है तो कितने ATP प्रोड्यूस करता है? 2 ATP प्रोड्यूस करता है। तो फिर अगर इसका ATP में कन्वर्जन किया जाए तो 10 NADH2, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितने ATP बन जाएंगे? 30 ATP। अच्छा, 2 FADH2 2 ATP बनाते हैं इज इक्वल टू 4 ATP, और 4 ATP ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, इसमें तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। जब तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास में मैक्सिमम ATP जो पॉसिबल है, ये याद रखना, मैक्सिमम जो ATP पॉसिबल है, कभी भी इतना मिलता नहीं है, ये सिर्फ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात है। वो कितना हो सकता है? 38 ATP। वो कितना हो सकता है बेटा? 38 ATP। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, कभी भी जब एक्चुअल रेस्पिरेशन चलता है तो इतने ATP नहीं मिल रहे होते, इससे कम मिल रहे होते हैं हमेशा। तो ये जो कैलकुलेशन है 38 ATP का, या फिर ये जो ATP हमने कैलकुलेशन किया है, ये बस ये एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन है, ये दिखाने के लिए कि टोटल कितने ATP एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बन सकते हैं। एक्चुअल में कभी भी इतना ATP नहीं बनता, इससे बहुत कम बनता है। क्या रीज़न है कि 38 ATP हमें नहीं मिल सकता? उसके बहुत सारे कारण। कि ये जो कैलकुलेशन है, इसको करने के लिए हमने बहुत सारी अजम्पशन मान के चलें। हम मान के चलें कि बहुत सारी कंडीशंस जब सही बैठेंगी, ऐसी कंडीशंस जो जर्नली हमें दिखाई नहीं पड़ती, तो हमने बहुत सारी हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसीडर किए हैं कि अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी ये कैलकुलेशन फिट बैठती है। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशंस या अजम्पशन हम मान के चल रहे हैं कि ये कैलकुलेशन सही बैठेगी? उसमें जो अजम्पशन है, पहला अजम्पशन है कि देयर इज अ सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली पाथवे। सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली पाथवे। जहां पे ग्लाइकोलाइसिस होता है पहले, फिर लिंक रिएक्शन होता है, फिर क्रेब्स साइकिल होता है, फिर ETS होता है। तो मान के चल रहे हैं कि बिल्कुल सीक्वेंस को फॉलो करते, एक के बाद एक होती हैं। इसका सबस्ट्रेट लिंक रिएक्शन में जाएगा, लिंक रिएक्शन का क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल का ETS में। पर नेचर में ऐसा नहीं होता है। नेचर में कोई भी चीज़ सिक्वेंशियल नहीं चल रही होती। जिस टाइम पे ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है उस टाइम पे क्रेब्स साइकिल भी साथ में ऑपरेट कर रही है, ETS भी साथ में ऑपरेट कर रहा है। तो कोई भी चीज़ सिक्वेंशियल इस तरह से नहीं चलती है, सारी चीज़ें साथ में ही चलती हैं। तो ये कंडीशन वैसे ही फुलफिल नहीं हो सकती। दूसरा जो अजम्पशन है हम लेकर के चल रहे हैं, वो अजम्पशन है कि जो NADH2 बना है, भाई NADH2 दो जगह पे बन रहा है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल की वजह से, एक बन रहा है साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH2 बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में जो NADH2 बना है वो सारा का सारा कहाँ पे जा रहा है? डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है मैट्रिक्स में। हम ये मान के चल रहे हैं कि जितना भी NADH2 यहाँ बना है साइटोप्लाज्म में, उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया मैट्रिक्स में और फिर वहाँ जा करके वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करता है। अब जब NADH2 साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाने वाला होता है तो ये डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकता। NADH2 बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, वो डायरेक्ट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। उसके लिए कुछ शटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। साइटोप्लाज्म से यहाँ ले जाने के लिए कुछ शटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। शटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है कि किसी मॉलिक्यूल का जो इम्पैक्ट है या फिर जो उस मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड एनर्जी है, वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए, पर एक्चुअल मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता। विदाउट एक्चुअली मेम्ब्रेन को क्रॉस किए वो मॉलिक्यूल का इफेक्ट जो है या फिर वो मॉलिक्यूल का जो इम्पैक्ट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए।
इसी को बोलते हैं शटल सिस्टम। अच्छा, शटल सिस्टम खुद भी दो तरह का होता है, जो NaDH2 को ट्रांसफर कर देता है, ग्लिसरोल फॉस्फेट शटल और मैलेट एस्पार्टेट शटल। ग्लिसरोल फॉस्फेट शटल और मैलेट एस्पार्टेट शटल। ग्लिसरोल फॉस्फेट शटल में क्या होता है कि मान लो यहाँ पे NaDH2 था, ये अपना इफेक्ट जब ट्रांसफर करता है तो किस फॉर्म में पहुंच जाता है, FADH2 की फॉर्म में। ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में यहाँ पे एक FADH2 जनरेट हो जाता है। मतलब NaDH2 यहाँ पे था और अंदर जाके क्या जनरेट हो रहा है, NaDH2 ऊपर था और अंदर जाकर मैट्रिक्स में क्या जनरेट हो रहा है, FADH2। मैलेट एस्पार्टेट शटल में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे NaDH2 अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और नीचे जाकर के NAD पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन उठा के इसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैलेट एस्पार्टेट शटल में NaDH2 की फॉर्म में ही अंदर पहुंचता है, लेकिन ग्लिसरोल फॉस्फेट शटल में NaDH2 FADH2 की फॉर्म में पहुंचता है। आपको ये भी मालूम होगा कि भाई जो NaDH2 होता है वो कितने ATP बनाता है, 3 ATP पर NaDH2, और FADH2 2 ATP। यहाँ पे 3 ATP, यहाँ पे 3 ATP, क्योंकि तो सेम ही है। तो मान लो अगर ग्लिसरोल फॉस्फेट शटल से NaDH2 का मूवमेंट होगा तो जो हमारे पास में 38 ATP बन रहे थे उसमें से 2 ATP माइनस कर दो। 2 ATP किसके, जो 2 FADH2 साइटोप्लाज्म में बने थे ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, उसका 2 ATP माइनस कर दो, टोटल कितना हो जाएगा, 36 ATP। लेकिन अगर यहाँ पे NaDH2 हो रहा है तो हमारा मैक्सिमम कैलकुलेशन अभी भी 38 ATP ही रहेगा। तो ये जो अजम्पशन है इसने खुद ही 2 ATP माइनस कर दिया ड्यू टू ग्लिसरोल फॉस्फेट शटल सिस्टम। ये दूसरा अजम्पशन था। तीसरा अजम्पशन जो है कि कोई भी जो इंटरमीडिएट है, भाई ग्लाइकोलाइसिस एक सिंगल स्टेप में तो रिएक्शन हो नहीं रही है, मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन हो रही है, और जो उनके इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स अलग अलग रिएक्शन के दौरान बन रहे हैं, उनमें से कोई सा भी मॉलिक्यूल किसी दूसरे कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए सेल नहीं उठा रहा है। ये मतलब है कि भाई मान लो ये सबस्ट्रेट है, ये दूसरा सबस्ट्रेट है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ये इसी तरह से सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। इसमें से कोई भी मॉलिक्यूल उठा करके सेल किसी दूसरे मॉलिक्यूल का सिंथेसिस नहीं कर रहा। पर एक्चुअल में सेल में ऐसा नहीं होता, लगातार मॉलिक्यूल्स को निकाल करके किसी दूसरे पाथवे में एंटर किया जाता है। एक ही मॉलिक्यूल कई सारे पाथवे में काम कर रहा होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाने में काम कर रहा होता है। तो ये अजम्पशन भी हम सही नहीं मान सकते। चौथा अजम्पशन जो है वो है सिर्फ ग्लूकोज रेस्पायर किया जा रहा है, ओनली ग्लूकोज इज रेस्पायर्ड। अब ये बात सही है कि ग्लूकोज सबसे प्रिफर्ड सोर्स है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, लेकिन इसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज ही हमारा सेल प्योर ग्लूकोज रेस्पायर करता है। एक कॉम्बिनेशन में मॉलिक्यूल्स को रेस्पायर करता है, इसका मतलब ये अजम्पशन भी ठीक नहीं बैठ सकता। तो ये हमारे पास में कुछ रीज़न है, कुछ अजम्पशन है। अगर हम इन सबको सही मान लें, हम मान लें कि भाई ये सिक्वेंशियल भी है, सारा का सारा NaDH2 अंदर जा रहा है, सीक्वेंस में हो रहा है, कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल नहीं बन रहा, सिर्फ ग्लूकोज रेस्पायर हो रहा है, उस कंडीशन में ये कैलकुलेशन ठीक बैठ सकती है। अदरवाइज अगर हम एक्चुअल कंडीशन की बात करें तो ये कभी भी ठीक नहीं बैठेगी। अब हम यहाँ पे रेस्पिरेशन का मेटाबॉलिक पाथवे समझते हैं। हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी रिएक्शंस चलती हैं, उनको हम मेटाबॉलिक पाथवे की फॉर्म में समझ सकते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैटाबॉलिक पाथवे या फिर कैटाबॉलिज्म, और एक होते हैं एनाबॉलिज्म। क्या फ़र्क होता है दोनों में? कैटाबॉलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, और एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के सिंथेसाइज किया जाता है बड़ा मॉलिक्यूल। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे तोड़ने का काम है तो ATP निकलेगा या फिर एनर्जी निकलती है। यहाँ पे जोड़ने का काम है तो ATP यूज करना पड़ता है, ATP लगाना पड़ता है, हमको लगाना पड़ता है। अब अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए?
भाई रेस्पिरेशन में हमने पूरे रेस्पिरेशन में यही पढ़ा है कि हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और एटीपी बनाते हैं, फूड को तोड़ते हैं, मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं और एटीपी बनाते हैं। इसका मतलब अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म होना चाहिए, रेस्पिरेशन भाई कैटाबॉलिज्म ही होना चाहिए, और ऐसा होता भी है। मेजर तौर पे देखा जाए, ब्रॉड तौर पे देखा जाए तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक पाथवे ही माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन में जो एनाबॉलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं। रेस्पिरेशन में कुछ ऐसे भी स्टेप होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करने में भी यूज हो सकते हैं। इसका मतलब रेस्पिरेशन दोनों टाइम में आ सकता है। मेजरली अगर देखा जाए, अगर रेस्पिरेशन को मेजरली देखा जाए ब्रॉड तौर पे इंपॉर्टेंटली क्या है, कैटाबॉलिक। लेकिन कुछ स्टेप ऐसे हैं जो एनाबॉलिक रिएक्शन भी करवा सकते हैं, इसीलिए हम रेस्पिरेशन को कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक दोनों मान लेते हैं। और जब प्रिसाइजली हम बोलेंगे तो रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है, एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे, एम्फीबोलिक का मतलब क्या है, देखो एम्फी का मतलब होता है डुअल पाथवे, मतलब ये कैटाबॉलिक पाथवे भी की तरह भी बिहेव कर सकता है और कुछ स्टेप इसके एनाबॉलिक पाथवे की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। लेकिन अगर मेजरली पूछा जाए तो वो कैटाबॉलिक ही, ज्यादातर स्टेप कैटाबॉलिक ही होते हैं इसके ओवरऑल। अब रेस्पिरेशन में किन मॉलिक्यूल्स का यूज कर सकते हैं, भाई हमें ये समझना होगा कि रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक है, ये तो ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान हम किस तरह के मॉलिक्यूल्स को सबस्ट्रेट में यूज करते हैं, किस तरह के फूड मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, जिसको हम बुलाते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एक्चुअल में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम रेस्पिरेशन में ब्रेक करते हैं ताकि एनर्जी निकाली जा सके। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फूड की तरह यूज किए जाते हैं। 3 तरह के मॉलिक्यूल्स रेस्पिरेशन में एंटर कर सकते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, शुगर, उसके बाद में फैट और प्रोटीन। इसी ऑर्डर में लिखना है, क्यों लिखना है मैं बताता हूं। शुगर, फैट और प्रोटीन। अगर बॉडी के पास में शुगर है तो सबसे पहले वो शुगर को खत्म करती है। सबसे पहला जो सबसे प्रेफर्ड सबस्ट्रेट है वो क्या है, शुगर। एक बार अगर शुगर खत्म हो जाए तो सेकंड वो क्या यूज करती है, फैट यूज करती है। जो आपका फैट जमा होगा, जैसे मान लो कोई बहुत लंबी फास्टिंग करता है तो उसकी बॉडी फैट कम होने लगता है। क्यों, क्योंकि अब हमारी बॉडी शुगर तो खत्म हो चुका, ब्लड शुगर, अब वो फैट का इस्तेमाल करेगी जो स्टोर्ड फैट है। जब ये भी खत्म हो जाता है तो थर्ड लास्ट स्टेज में वो प्रोटीन को यूज करती है। लास्ट स्टेज में वो क्या यूज करती है, प्रोटीन को यूज करती है। चाहे शुगर को यूज करे चाहे फैट को यूज करे, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। क्योंकि शुगर और फैट ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में हमारे सेल में फ्लोट कर रहे होते हैं, ये स्टोर्ड फॉर्म में रहते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर प्रोटीन को यूज करना पड़े, प्रोटीन को हमारी बॉडी सिर्फ बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में, बहुत ही मजबूरी में इस्तेमाल करती है, क्योंकि प्रोटीन को यूज करने पे बोला जाता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, क्योंकि जो प्रोटीन है वो हमारे सेल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अगर प्रोटीन का इस्तेमाल किया जा रहा है मतलब सेल अपने आप को डिग्रेड कर रहा है, बॉडी अपने आप को तोड़ के तब रेस्पिरेशन कर रही है। तो प्रोटीन को रेस्पायर करना नॉर्मल नहीं है, फैट रेस्पायर करना नॉर्मल है, शुगर रेस्पायर करना नॉर्मल है। प्रोटीन तभी यूज़ किया जाता है जब एक्सट्रीम फास्टिंग की कंडीशन आती है, क्योंकि प्रोटीन को यूज़ करने के लिए हमें हमारी बॉडी को तोड़ना पड़ता है, सेल को, बॉडी के स्ट्रक्चर को तोड़ना पड़ता है। तो देखा होगा आपने, जब कोई बहुत लंबे अनशन वगैरह पे बैठता है तो उसकी बॉडी सिकुड़ने लगती है, क्योंकि उसका प्रोटीन अब एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज़ हो रहा है, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन उसमें चल रही। एक और चीज समझेंगे कि जो शुगर है, अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की मोस्ट प्रेफर्ड सबस्ट्रेट की बात करें कि हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा किसको प्रेफर करती है, तो शुगर को प्रेफर करती है। फैट और प्रोटीन कभी भी प्योर फॉर्म में एंटर नहीं कर सकते, उनको पहले हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। अगर हम फैट को इस्तेमाल करने जाएं या फिर अगर प्रोटीन को इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो इसको कभी भी प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं करते, पहले इनको मॉडिफाई करना पड़ता है और तब हम इसको रेस्पिरेशनरी पाथवे में एंटर करवा सकते हैं।
तो ये हो गया हमारा कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किस किस फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कि भाई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को कैसे तोड़ा जाता है, शुगर को कैसे तोड़ा जाता है, शुगर कहाँ पे एंटर करता है, प्रोटीन कहाँ पे एंटर करता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। मेन सबस्ट्रेट क्या है? शुगर। भाई सबसे इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट तो शुगर ही है। शुगर में भी हम कॉम्प्लेक्स शुगर यूज़ नहीं करते, पॉलीसैकेराइड यूज़ नहीं करते, सिंपल शुगर मोनोसैकेराइड यूज़ करते हैं। जो सिंपल शुगर होती है ना, उनको इस्तेमाल करते हैं। सिंपल शुगर यानी मोनोसैकेराइड, जैसे कि मान लो ग्लूकोज हो गया या फ्रक्टोज हो गया। जो भी कोई दूसरी शुगर होगी, मान लो कोई पॉलीसैकेराइड है, तो पहले पॉलीसैकेराइड को हम तोड़ के मोनोसैकेराइड सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन में उसको एंटर करवाते हैं। शुगर में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट शुगर होती है दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज ही वो सबस्ट्रेट है जो पहले स्टेप में एंटर करता है। पूरे रेस्पिरेटरी पाथवे का जो पहला स्टेप होता है वो क्या था? ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में एंटर करने वाली शुगर सिर्फ ग्लूकोज है। इसके अलावा अगर कोई भी शुगर होगी तो फर्स्ट स्टेज में एंटर नहीं करेगी। जैसे फ्रक्टोज को देखेंगे तो फ्रक्टोज बीच में एंटर करती है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की फॉर्म में एंटर करती है। जो पहली स्टेज में एंटर करेगा, फर्स्ट स्टेप में एंटर करता है, दैट इज ग्लूकोज। मेन सबस्ट्रेट फर्स्ट स्टेप में एंटर करता है। अच्छा, ग्लूकोज पे पहले क्या चलता है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में आपको पता होगा कि भाई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज होकर के फ्रक्टोज, हम बस इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स है उनको लिख रहे हैं, सारा ग्लाइकोलाइसिस लिखने की जरूरत नहीं। जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं अब की बार बस उनको लिखेंगे। बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टूट के ट्रायोस शुगर, दो तरह की ट्रायोस शुगर, DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 कार्बन की 2 शुगर बनाई थी। जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था वो आगे चल करके क्या बनाता है? पाइरुविक एसिड। सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टेप लिख रहे हैं, सारे स्टेप हम नहीं लिख रहे हैं। पाइरुविक एसिड लिंक रिएक्शन में जाता है और लिंक रिएक्शन में जाने के बाद में एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि 2 कार्बन का है। CO2 एक रिमूव हो गया। और एसिटाइल कोएंजाइम में आपको मालूम है क्रैब साइकिल नाम की एक साइक्लिक पाथवे में चल रहा होता है, तो क्रैब साइकिल में वो एंटर कर रहा होता है। तो ये पूरा स्टेप है जब ग्लूकोज एंटर करता है, सब सिंपल शुगर एंटर करती है। पहले स्टेप में सिर्फ ग्लूकोज एंटर कर सकता है। कोई दूसरी शुगर होगी जैसे फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज की फॉर्म में एंटर करेगी, फर्स्ट स्टेप में एंटर नहीं करेगी। ये तो ग्लूकोज, ये तो शुगर की बात हो गई। शुगर में सिंपल शुगर में भी ग्लूकोज सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा जो सबस्ट्रेट था, शुगर पहला था, दूसरा क्या था? हमने बोला था फैट। एक बार शुगर जब हमारी बॉडी में खत्म हो जाता है तो हम क्या यूज करते हैं? फैट। लेकिन फैट और प्रोटीन को कभी भी प्योर फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। जैसा कि फैट है उसको उसी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, पहले उसको हम मॉडिफाई करते हैं। पहले हम फैट को ब्रेक करते हैं। फैट को ब्रेक करने पे हमें 2 चीजें मिलती हैं। फैट 2 मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, फैटी एसिड, एक होते हैं फैटी एसिड्स और एक होते हैं ग्लिसरॉल। फैट का स्ट्रक्चर आपने देखा ही होगा बायोमोलिक्यूल्स में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर के फैट बना होता है, इसको ब्रेक कर देते हैं। अच्छा, ये जो ग्लिसरॉल है इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ग्लिसरॉल पहले किस में मॉडिफाई किया जाएगा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, फिर वो ग्लाइकोलाइसिस के इस वाले स्टेप में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की फॉर्म में एंटर कर सकता है। दूसरा है फैटी एसिड। फैटी एसिड जो होता है ना बेटा, वो उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फैटी एसिड को तोड़ा जाता है तो फैटी एसिड को तोड़ने पे हमें एक मॉलिक्यूल मिलता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। आप आगे चल के फैटी एसिड ब्रेकडाउन पढ़ोगे तो फैटी एसिड को जब भी तोड़ा जाता है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलता है हमको। तो फैटी एसिड को हमने क्या किया? एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में। ये हो गया दूसरा स्टेप जो कि है फैट। तीसरा या फिर प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, लास्ट स्टेप में हम क्या यूज करते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन हमारे सेल का कंपोनेंट होता है, बॉडी का कंपोनेंट होता है, मजबूरी में यूज किया जाता है, नॉर्मली यूज नहीं किया जाता। प्रोटीन जो होता है ना वो एक पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर? अमीनो एसिड का। ये सारे जो हैं ये क्या है? अमीनो एसिड। ये क्या है? अमीनो एसिड। पहले हम इन अमीनो एसिड्स को अलग कर लेंगे। एक अमीनो एसिड को हम अलग कर लेंगे, एक अमीनो एसिड को।
एक अमीनो एसिड किस तरह का दिखाई देगा भाई? अमीनो एसिड का मतलब ही होता है जिसके अंदर अमीनो ग्रुप हो, NH2 ग्रुप हो और COOH ग्रुप हो। अमीनो एसिड का मतलब यही होता है जिसके पास दो ग्रुप हो, NH2 और COOH ग्रुप, एसिडिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप। तो पहले हमें इस ग्रुप में से इस NH2 ग्रुप को, अमोनिया ग्रुप को निकालना पड़ेगा। इसको बोलते हैं डीअमीनेशन। ये जो अमाइन ग्रुप है, इस अमाइन ग्रुप को हमें निकालना पड़ेगा, इसको बोलते हैं डीअमीनेशन। क्योंकि नाइट्रोजन कभी भी रेस्पिरेशन में एंटर नहीं कर सकता, सिर्फ कार्बन कंपाउंड एंटर करते हैं। डीअमीनेशन होने के बाद में NH2 है जो ये निकल जाता है, बचता है कार्बन कंपाउंड। ये जो कार्बन कंपाउंड है इसको फिर फर्दर मॉडिफिकेशन किया जाता है। किस फॉर्म में? या तो इसको एसिटाइल को एंजाइम ए की फॉर्म में मॉडिफाई किया जाएगा, या तो इसको क्रैब साइकिल के किसी इंटरमीडिएट की फॉर्म में भी मॉडिफाई किया जा सकता है। क्रैब साइकिल के भी किसी इंटरमीडिएट में मॉडिफाई किया जा सकता है, जिसमें इंपॉर्टेंट है अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, जो 5 कार्बन का एसिड था, उस फॉर्म में भी मॉडिफाई किया जा सकता है। तो प्रोटीन को हम कैसे यूज़ करते हैं? पहले तो प्रोटीन को तोड़ते हैं, पॉलीमर से सिंगल अमीनो एसिड निकालते हैं, फिर उस अमीनो एसिड में से डीअमीनेशन करते हैं, अमीन ग्रुप निकाल देते हैं, डीअमीनेशन हो जाता है। डीअमीनेशन होने के बाद में उसको और कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए या फिर क्रैब साइकिल के अंदर में। ठीक है, ये चल रहा होता है। अब ध्यान से देखो, अभी तक हमने जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के स्टेप बताए हैं, ये सारे कैटाबॉलिक हैं। हम तोड़ रहे हैं, शुगर को तोड़ रहे हैं, प्रोटीन को तोड़ रहे हैं, फैट को तोड़ रहे हैं, मतलब कैटाबॉलिक पाथवे समझा दिया। लेकिन हमने ये भी बोला था कि भाई कुछ स्टेप रेस्पिरेशन के ऐसे भी होते हैं जो एनाबॉलिज्म को भी सपोर्ट कर सकते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन की तरह बिहेव कर सकते हैं। जैसे ये जो फैटी एसिड से हम एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहे हैं, इसका रिवर्स भी ट्रू है। मान लो हमारी बॉडी में फैट्स कम हो गए, फैटी एसिड कम हो गए, तो हम एसिटाइल कोएंजाइम ए की मदद से एसिटाइल कोएंजाइम ए को यूज़ करके एज अ सबस्ट्रेट फैटी एसिड सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। फैटी एसिड को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? कैटाबॉलिज्म करोगे इसका तो क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम ए को एनाबॉलिज्म करोगे, एनाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाओगे तो क्या बनेगा? फैटी एसिड। तो क्या ये कैटाबॉलिक एनाबॉलिक दोनों रिएक्शन को सपोर्ट कर रहा है? हाँ, तो इसको बोलेंगे एम्फीबॉलिक स्टेप। ऐसे ही कुछ एम्फीबॉलिक स्टेप प्रोटीन सिंथेसिस में भी काम कर रहे होते हैं। जैसा हमने बताया था कि भाई जो प्रोटीन है उसको हम मॉडिफाई करके एसिटाइल कोएंजाइम में पायरूवेट की फॉर्म में या फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट की फॉर्म में, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पर जब हमें अमीनो एसिड सिंथेसाइज करना होता है तो अमीनो एसिड के सिंथेसिस में भी अल्फा कीटोग्लूटरेट पार्ट ले सकता है। ये अल्फा कीटोग्लूटरेट ही जो अमीनो एसिड का सिंथेसिस होता है, उस अमीनो एसिड के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये अमीनो एसिड को बनाता भी है। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन या फिर रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन है, जो अमीनो एसिड टूट करके अल्फा कीटोग्लूटरेट बना रहा है और अल्फा कीटोग्लूटरेट यूज हो करके अमीनो एसिड भी सिंथेसाइज कर सकता है। इस तरह से हम समझा सकते हैं कि रेस्पिरेटरी एक एम्फीबॉलिक पाथवे बना जाएगा। अब लास्ट स्टेप में हम आते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। हमारा लास्ट जो टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन जो होता है ना, मैथ्स की टर्मिनोलॉजी है, ये रेशियो होता है या फिर फ्रैक्शन होता है, रेशियो और फ्रैक्शन। रेस्पिरेशन की टर्म्स पे क्या रेशियो और फ्रैक्शन होगा? ये रेशियो है बिटवीन वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस? वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 यूज। रेस्पिरेशन के दौरान किसी सबस्ट्रेट को जब हम रेस्पायर कर रहे थे तो उसके दौरान उसको कंप्लीट ऑक्सीडाइज करने में, उसको ऑक्सीडेशन करने में, उसको ब्रेक करने में कितना ऑक्सीजन लगा उसको हम नीचे रखते हैं और कितना CO2 निकला, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करने पे CO2 बनता ही है। तो प्रोडक्ट क्या है? CO2, उसको ऊपर रखा गया, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट या वॉल्यूम ऑफ CO2, और सबस्ट्रेट क्या है? O2, उसको नीचे रखा गया।
ये जो वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करती है बेटा? ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है। किस तरह का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज किया जा रहा है उस पे डिपेंड करता है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 और ऑक्सीजन कितना आएगा। ये भी याद रखना कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के रिलेटिव रेशियो पे बात करती है, डिपेंड करता है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन का रिलेटिव रेशियो उस मॉलिक्यूल में बराबर है, भाई बराबर हो या आसपास हो, तो ये बिल्कुल बराबर आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर कार्बन ज़्यादा हो ऑक्सीजन से तो ये 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा। अगर कार्बन बहुत ज़्यादा हो ऑक्सीजन से तो 1 से बहुत छोटा आएगा। सिंपल सी चीज़ है, जितना ऑक्सीजन कम होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन हमें एडिशनल लगाना पड़ेगा सेम CO2 बनाने के लिए, ठीक है। तो रेशियो छोटा होता जाएगा। जैसे हम बताएं कार्बोहाइड्रेट्स, पहला जो सबस्ट्रेट होता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। जैसे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर में कार्बन और ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है, जो रेशियो होता है वो सेम है। क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम है तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए रेस्पिरेटरी क्वोशेंट अराउंड 1 ही आता है। जितना CO2 लग रहा है उतना ही O2 लग रहा है। फैट और प्रोटीन्स के लिए कम आता है। उसमें भी अगर देखें तो प्रोटीन्स के लिए ये अराउंड आता है 0.9। प्रोटीन्स में ऑक्सीजन कम होता है, CO2 कार्बन ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम फैट की बात करें तो फैट में तो सिर्फ कार्बन ही होता है, ऑक्सीजन तो बस नाम का होता है। फैट में तो बहुत कम ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। एक एग्जांपल भी दिया हुआ, वो भी बता देंगे हम। फैट में कार्बन बहुत ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन बहुत कम होता है, इसीलिए फैट का रेस्पिरेटरी क्वोशेंट बहुत कम आएगा, अराउंड 0.7 निकल करके आता है। एक फैट का रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, रेस्पिरेटरी इक्वेशन दे भी रखी है और उससे हम फाइनली कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हमें ट्राइपाल्मिटीन दिया हुआ है। ट्राइपाल्मिटीन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ में 140 ये मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं और CO2 कितना बन रहा है? 102 CO2 बन रहा है। बस यही हमें याद रखना है कि भाई ये है और ये है। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 0.7 के अराउंड आएगा, क्योंकि फैट के अंदर में ऑक्सीजन काफ़ी कम होता है। जैसे ट्राइपाल्मिटीन का ही फॉर्मूला देखें तो ये कुछ ऐसा है, ऑक्सीजन 6, कार्बन 51 है और ऑक्सीजन सिर्फ 6 है, तो इतने डिफरेंस है, इसीलिए इसमें रेस्पिरेटरी क्वोशेंट बहुत छोटा निकल करके आता है। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन चैप्टर कंप्लीट।